जय गुरु जी, संगत जी। शुक्राना गुरु जी का मुझे ये मौका देने का कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाती हूँ लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा भी लगता है कि गुरु जी मुझे और ब्लेसिंग्स देते हैं जितना मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ। तो थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं शुरू से अपनी जर्नी शुरू करूँगी। तो जब मैं पहली बारी गुरुजी के पास गई थी 2006 का टाइम था। तो मेरे पापा लेके गए थे हमारी पूरी फैमिली को, बट मम्मी-पापा पहले जा चुके थे। वो कुछ टाइम तक जाते रहते थे गुरुजी के पास। और कुछ 1 डेढ़ महीना वो लोग जाते रहे अपने आप ही। और उसके बाद में उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बोला कि तुम लोग भी चलो। तो जब वो जाते थे तो मुझे एक तो पहले ही थोड़ा-सा ऑड लगता था कि एक तो मैं उस टाइम पे 12th स्टैंडर्ड में थी, तो थोड़ी छोटी थी। तो गुरुओं के बारे में सुना था और मतलब बहुत कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती थी बेसिकली। या कोई माइंडसेट ऐसा नहीं था कि कोई फिज़िकल फॉर्म में भगवान होते हैं। तो एनीवेज़ मैं पापा के कहने पे चली गई उनके साथ। और हम लोग बाहर जो वो छोटा मंदिर है जिसको कहते हैं एम्पायर स्टेट में, वहाँ बाहर खड़े थे लाइन में गुरुजी के सामने मत्था टेकने के लिए। तो पापा ने मुझे ऐसी बात करते हुए बोला कि बेटा ये ना बहुत पावरफुल गुरुजी हैं, तो आप इनसे कुछ भी माँगना चाहो तो माँग लेना। तो अगेन मैं थोड़ी छोटी थी तो आई वाज़ लाइक मैं क्या माँगूँगी? तो पापा ने कहा कि नहीं वो कोई आपके फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, यूजुअली लोग फिजिकल एलिमेंट्स को लेके मांगते हैं। तो आप जैसे आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मा उतारने के लिए मांग लो, या आपको पिंपल्स होते हैं तो आप पिंपल्स के लिए कुछ बोल दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उस टाइम पे मन में मेरे ये ख्याल आया कि चश्मा उतारना तो बहुत बड़ी वो होती है, लाइक चीज़ होती है, तो कुछ छोटा ही माँग लेती हूँ। तो मैंने ऐसे मतलब मन में सोचा कि पिंपल्स का ही बोल देते हैं कि चले जाएँ व्हाटएवर। तो मैं गई मत्था टेकने के लिए गुरुजी के पास, तो मैंने जस्ट अभी अपना मत्था लग सर नीचे किया था, गुरुजी ने और मैंने अभी ऊपर किया, मैं बोलने वाली थी मतलब कुछ कहा नहीं, लेकिन अभी सिर्फ़ ऐसे मुँह ऊपर किया था। एकदम से गुरुजी ने ज़ोर से चिल्लाया और बोला, "मंगया ना कर, कम खराब कर लाएँगी।" तो मुझे एक तो समझ नहीं आई उनकी मतलब बहुत ठेठ पंजाबी थी, काफ़ी ज़ोर से उन्होंने बोला, तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने बोला क्या है। तो एक अंकल साइड में बैठे थे उनके, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे माँगते नहीं हैं, आप जाके बैठ जाओ। तो मैं जाके बैठ गई। बट जब मैं बैठ गई तो मुझे लगा कि बहुत अजीब बात है, लाइक ऐसे डाँट क्यों रहे हैं? यूजुअली मेरा माइंडसेट यही था कि मंदिर जाते हैं, ऐसे गुल्लक में पैसे डाल दिए, कुछ माँग लिया, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो उसी टाइप का एटीट्यूड लेके मैं गई थी वहाँ पे कि नहीं भी देंगे तो मैं कौन-सा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सच में मिल जाएगा। तो बट गुरुजी के मुँह से निकला एक-एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये बात मुझे रियलाइज़ नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो अगर वो कह देते कि हाँ, तुम्हें मिलेगा, तो मुझे जो भी गलत चीज़ भी मैं माँग रही होती तो वो मिल एनीवेज़। तो थोड़ा-सा मैं नाराज़ हुई, बट फिर भी जाते रहे क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी वहाँ पे। लंगर बहुत अच्छा होता था। ओवरऑल अ, वाइब बहुत अच्छी होती थी, शब्द वगैरह चलते थे। और बेस्ट चीज़ मुझे लगती थी कि गुरुजी प्रवचन नहीं देते, तो ऐसे लेक्चर वगैरह कुछ नहीं करते, बस चुपचाप से आराम से बैठे रहते हैं। तो मैं जाती रही, कुछ टाइम के बाद में पता नहीं पापा ने मुझे कन्विंस कर लिया या मैं खुद अपने आप भी कन्विंस हो गई कि हो सकता है कि जब मैं पहली बार कुछ माँगने वाली थी उनसे, तो कुछ गलत सोचा होगा, इसलिए शायद उन्होंने मुझे डाँट दिया। तो कुछ टाइम के बाद में मैंने फिर से करेज वो करी अ, और जाके उनसे फिर से माँगने की कोशिश करी कुछ और। फिर दोबारा मुझे डाँट पड़ गई, सेम एग्ज़ैक्ट सेम लाइन कि "मंगया ना कर, कम खराब करने।" तो फिर से मैं जाके बैठ गई। फिर मुझे लगा कि अरे! हर बार डाँट पड़ जाती है। अ, बट स्टिल आगे चलते रहे, फिर जाते रहे गुरुजी के पास। तो कुछ टाइम के बाद में एक कोई संगत को गुरुजी ने खड़े होके सत्संग सुनाने के लिए कहा। तो उन संगत ने जब सत्संग सुनाना शुरू किया,
तो उन्होंने कहा कि गुरुजी शिव जी का रूप है। तो सडनली मुझे ऐसा लगा कि मैं शिव जी को बहुत मानती थी। मैं बचपन में हमेशा शिव जी की ही पूजा करा करती थी। तो वो मुझे बस जैसे अपने भगवान, मेरे भगवान है ये, वैसे वाली फीलिंग आती थी शिव जी के लिए। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे थोड़ा बुरा-सा लगा कि ये किसी इंसान को मेरे शिव जी से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि मुझे पूरा 100% विश्वास नहीं था गुरुजी पे उस टाइम पे। तो वहाँ पे मैंने बैठे-बैठे अपने मन में सोचा कि और गुरुजी मतलब कुछ टाइम उन्होंने सत्संग सुनाया जिनका भी सत्संग था। उसके बाद वो बैठ गए, फिर दोबारा से शब्द वगैरह शुरू हो गए, गुरुजी बैठे हुए थे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि अच्छा, अगर आप शिव जी का रूप हो, तो आप अभी मेरी तरफ देखो, आप मेरी सारी बातें सुन सकते हो, तो आप अभी मेरी तरफ देखो और स्माइल करो। तो गुरुजी एक्चुअली दूसरी डायरेक्शन में देख के बहुत सीरियसली किसी से बात कर रहे थे, बट विदिन मिली सेकेंड्स उन्होंने मेरी डायरेक्शन में देखा और बहुत प्यारी सी एक स्माइल दे दी। तो पहले तो मैं बहुत डर गई कि ओह! ये क्या हो गया? बट कुछ टाइम बीता 10-15 मिनट हुए, उसके बाद मैंने कन्विंस कर लिया अपने आप को कि नहीं, ये तो कोइंसिडेंस था, हो सकता है कि उन्होंने देख लिया इस डायरेक्शन में उसी टाइम पे। तो मैंने फिर से सेम टेस्ट लिया, फिर से उन्होंने ऐसा किया। फिर दोबारा मैंने कन्विंस कर लिया कि नहीं, ये तो कोइंसिडेंस था। बट फिर मैंने एक बार और लास्ट टाइम उनसे प्रे किया कि गुरुजी ये लास्ट टेस्ट है कि टिपिकली जब मेरे मम्मी-पापा जाते थे तो गुरुजी उनको देर तक रोकते थे, सेकंड राउंड लंगर, बहुत लेट आते थे वो, रात को 2-3 बजे घर वापस आते थे। बट जब भी मैं और मेरा भाई जाते थे, तो फर्स्ट राउंड लंगर के बाद वो ऐसे 10 बजे वापस भेज देते थे रात को। तो साढ़े 9-10 बजे के बीच में कभी भी। तो उस दिन मैंने उनको प्रे किया कि गुरुजी आज हमें ना 12 बजे तक रोकना, तो अगर आप ऐसा करोगे, तो मैं समझ जाऊँगी कि आप सारी मेरी बातें सुन सकते हो और आप शिव जी का रूप हो। उस दिन हमने लंगर किया फर्स्ट राउंड में और गुरुजी ने हमें एक्स्ट्रा बिठा दिया। फिर एट सम पॉइंट एज़ यू कैन इमेजिन गुरुजी ने हमें बुलाया और जब मेरा मत्था टेकने की मेरी टर्न आई, तो वो उनकी लेफ्ट साइड पे कोई लड़की बैठी थी, उससे बात करते हुए, लेकिन क्लियरली मैसेज दोनों तरफ का था। उसको कहते कि और फिर बज गए 12, हो गया तेरा हैप्पी बर्थडे। तो वो उसको बोल रहे हैं, उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हुए मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें 12 बजे वापस भेज रहा हूँ, व्हिच वाज़ योर कंडीशन टू प्रूव। बट उस दिन के बाद से मुझे पूरा भरोसा हो गया कि गुरुजी बहुत-बहुत पावरफुल हैं और मुझे बहुत सोच समझ के इनके मतलब इनके पास बैठना चाहिए या इनके सामने जो भी मेरी थॉट्स आ रही हैं, उनको थोड़ा-सा लाइक प्योर रखने की कोशिश करनी चाहिए वगैरह। तो उस दिन के बाद से मुझे बहुत उनके ऊपर विश्वास हो गया सडनली और मुझे लगने लगा कि ये बहुत पावरफुल हैं। अम, एनीवेज़ फिर 2006 2007 का टाइम पीरियड हम जाते रहे गुरुजी के पास, गुरुजी ने काफ़ी ब्लेस किया। अम, मुझे 2 बार शुरू में जो डाँट पड़ी थी उसके बाद पहले तो मुझे लगने लगा कि वो मुझे ही नहीं पसंद करते हैं, तो मुझे हर वक़्त डाँटते रहते हैं। बट उन्होंने ये भी मुझे थोड़ा प्यार भी दिखाया कि 1-2 बारी बिना डाँटे भी बात करी। जैसे मेरा कोई बोर्ड एग्ज़ाम था, तो उसके लिए हमें गुरुजी ने संडे का डे असाइन किया हुआ था। तो क्योंकि मंडे को मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं चाहती नहीं थी कि संडे को रात को लेट तक हम जाएँ। तो हमने परमिशन लेके सैटरडे के लिए उन्होंने गायत्री आंटी थी एक, हैं एक, उनके साथ भेजा था उस टाइम पे मंदिर। तो उस दिन जब मैं गई उनके पास तो गुरुजी ने मुझसे बात-वात करी कि और कौन-सा एग्ज़ाम है, चलो फिर ऐश करो वग़ैरह। तो उन्होंने बहुत प्यार भी दिखाया, ऑल्दो मुझे शुरू में बहुत डाँट भी पड़ी। बट वो जो डाँट मुझे पड़ी थी वो आई थिंक मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, जो कि मुझे अभी भी रियलाइज़ होता है और हर बार और रियलाइज़ होता ही जाता है। क्योंकि मेनली मैंने ये एक बहुत कॉमन थीम ऑब्ज़र्व किया अपनी खुद की लाइफ़ में, कि जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे ये एक्स चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो कुछ टाइम अगर मैं गुरुजी से मांगू ना या गुरुजी पे छोड़ दूं कि गुरुजी मुझे ये एक्स चीज चाहिए, मुझे जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे वो 10 टाइम्स ऑफ एक्स देते हैं। तो ये बात की मुझे रियलाइजेशन नहीं होती कि मैं कितनी छोटी सी बेकार की चीज मांग रही होती हूँ और गुरुजी ने मुझे कितना बड़ा और कितनी बेटर चीजें देनी होती है लाइफ में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ। तो एनीवेज मतलब 2007 में जैसे आप जानते हैं गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। उसके बाद में मैं कॉलेज में चली गई थी। तो कॉलेज जाने की भी स्टोरी ये थी कि क्योंकि मेरा वो टाइम चल रहा था, तो जब गुरुजी चोले में थे तभी उनसे कुछ कुछ बातें पूछी थी हमने मेरे कॉलेज जाने के लिए। तो गुरुजी ने मुझे घर से बाहर निकलने से मना, मतलब घर से बाहर कहीं कॉलेज जाने से मना किया था। तो पहले तो मेरा कहीं एडमिशन ऐसे हो नहीं रहा था जो कि घर के आसपास हो, बट अल्टीमेटली हो गया। अम, कहीं एक कॉलेज मिल गया जो घर पे रह सकती थी जहाँ पे मैं। बट तो मैं कॉलेज जा रही थी एंड जब मेरा थर्ड ईयर था कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो एक कंपनी आती है जो कि बहुत मानी हुई कंपनी थी हमारे फील्ड में। तो मैं तो वो आते हैं कोई एक प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। कॉलेज के टॉप 40 बच्चे लेके जाते हैं वो उस प्रोग्राम के लिए, और उन 40 बच्चों का इवेंचुअली हायरिंग हो जाती है जब वो एक्चुअल रिक्रूटमेंट के लिए आती है। तो अम, जब वो 40 बच्चे सिलेक्ट करने के लिए आए तो मेरा नंबर 41st था और मैं 0.02% से रह गई थी उस टॉप 40 की लिस्ट में जाने से। तो उस दिन मुझे पिक करने गायत्री आंटी आई थी। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि हाउ वाज योर डे। तो मैं एकदम से रोने लग गई कि ऐसे से हुआ, वो बच्चे लाइक मेरा उस लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैं इस कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिलेगी वगैरह। तो गायत्री आंटी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर गुरुजी ने चाहा तो आपको इसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि ये गायत्री आंटी को ना ठीक से शायद से समझ नहीं आया है कि जो बच्चे उस 40 में नहीं आते हैं, हिस्टोरिकली जितनी भी बारी ये कंपनी हमारे कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए आई है, उन्होंने कभी भी उनके अलावा किसी को नहीं हायर किया है। तो मैं ये सोच सकती हूँ कि गुरुजी चाहते होंगे कि मैं इस कंपनी में ना जाऊं, बट ये नहीं कि मेरा हो जाएगा फिर भी। वो जो प्रोग्राम था उसमें बाकी के स्टूडेंट्स को वीकेंड पे जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी। फिर उन्होंने अपना वो खत्म किया, बट एट द एंड ऑफ इट जब हायरिंग के लिए वो कंपनी आई तो एक ऑब्वियसली जैसे कि आप समझ ही गए होंगे इस पूरी स्टोरी से कि मेरा हो गया उसमें सिलेक्शन। गुरुजी की ही कृपा थी। एंड मैं लाइक ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी जो कि नॉर्मल नहीं थे मेरे लिए भी और जनरली भी, बट क्योंकि गुरुजी की कृपा थी तो हो ही जाना था। फिर जब मैंने उस कंपनी में काम करना शुरू किया तो गुरुजी ने कहा था कि घर से बाहर नहीं भेजना, बट उस कंपनी में गुरुजी ने मुझे उस टीम में डाला जिनको वो यूके भेज रहे थे फॉर फॉर वर्क। तो उस टाइम पे फिर मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरा ये घर से बाहर नहीं जाने वाला कंडीशन हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ऐसी टीम में डलवाया जिसमें कि बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा वगैरह करती थी, बट एक टाइम पे सडनली वो सेवा का वो बंद हो गया फॉर वट एवर रीजन। तो फिर मेरे संडेज खाली हो गए और मैं बहुत बोर होती थी, तो मैंने एमबीए के लिए तैयारी कर ली और यहाँ यूएस आ गई एमबीए के लिए। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा कि यहाँ पर H1B और ये सब ओपीटी वगैरह का काफी प्रॉब्लम रहता है।
तो जो बिज़नेस स्कूल में आते हैं बच्चे, उनको तो बिल्कुल ही और भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हमें सिर्फ़ एक ही चांस मिलता है H-1B की लॉटरी के लिए। तो जब मैं एमबीए कंप्लीट कर लिया मैंने, तो जॉब मिलने के लिए अगेन गुरुजी ने ही सब कुछ करवाया। कोई एलुमनाई खुद सामने से आके मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें जॉब चाहिए? जो कि कभी नहीं होता है। कोई H-1B वाले बिज़नेस स्टूडेंट्स को तो भाव ही नहीं देते हैं यहाँ पे लोग, बट फॉर सम रीज़न उसने मुझे सामने से पूछा कि तुम्हें चाहिए जॉब, एंड मेरा रिक्रूटमेंट हो गया उस कंपनी में, एंड मेरा फर्स्ट डे ऑफ वर्क वाज़ 7th जुलाई। तो जो कि थोड़ा-सा प्लान था मेरी तरफ से, अ, बट गुरुजी ने पूरी तरह से मेरा साथ दिया और 7th जुलाई को अ, मेरा वो करवाया, फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग इन द यूएस। उसके बाद जब H-1B की बात आई, तो ये बहुत ही अलग सी बात थी कि तब तक इस टाइम तक इन माय लाइफ मैं समझ गई थी कि गुरुजी से बिल्कुल कुछ नहीं माँगना है, जैसे वो कर रहे हैं, वैसे ही चलते जाना है और जो वो देंगे वो मेरे लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैंने सोच रखा था कि अगर H-1B नहीं हुआ तो मैं वापस घर चली जाऊँगी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, और वैसे भी ये लॉटरी है, तो गुरुजी के अलावा और कौन डिसाइड करता है लॉटरियाँ। तो अ, बट फिर भी थोड़ी-सी ऐसे एंग्ज़ायटी टाइप की होती रहती थी कि जाना है, रुकना है, जाना है, रुकना है। तो मुझे ना मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एरिया में रह रही थी उस टाइम पे। तो न्यूयॉर्क में ज़्यादा कार-वार चलाने की ज़रूरत तो होती नहीं है, क्योंकि सबवे वग़ैरह सब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है। तो बट फिर भी मुझ शायद से मम्मी-पापा आने वाले थे या कुछ था जिसकी वज़ह से मैं चाहती थी कि मुझे लाइसेंस मिल जाए। तो मैं लाइसेंस लेने गई, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन्स लगी थी, पता नहीं क्या-क्या हो रहा था। तो मैंने गुरुजी अ, तो मैं एक लाइन में लगी हुई थी, और ये दूसरी बारी मैं जा रही थी वहाँ पे, लाइन में लग के वापस आई थी एक बार पहले। तो दूसरी बार जब मैं गई तो मैं लाइन में लगी हुई थी। तो वो सैटरडे का दिन था, तो आई थिंक वो 12 या 1 बजे डीएमवी बंद हो जाता है। तो ये कुछ साढ़े 11 के अराउंड की बात है कि मैं अभी बहुत लंबी लाइन में, बहुत पीछे, कोई मेरा 50s में कुछ नंबर था। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, पता नहीं मैं यहाँ लाइसेंस बनवाने आई भी क्यों हूँ? मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा H-1B होगा या नहीं, तो ये अभी मैं 5 महीने के लिए लाइसेंस लेके करूँगी भी क्या? मेरे पास तो कोई गाड़ी-वाड़ी भी नहीं है। तो मैं पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट अगर मेरा H-1B नहीं होना है, तो आप मुझे लाइसेंस मत दिलाना, और अगर होना है तो लाइसेंस दिलवा दो। तो मैं ऐसे ही खड़ी होके उनसे बातें कर रही हूँ मन में अपने, इतने में कोई आदमी आया, वो सबसे आके वो टोकन नंबर मिलता है, वो सबके टोकन नंबर्स पूछ रहा था, एंड देन मुझसे एकदम से उसने पूछा कि आपका क्या टोकन नंबर है? मैंने अपना नंबर बताया, कहता कि ओह! मतलब मेरा कुछ 50s में कुछ नंबर था, तो मुझे कहता, हाँ, मुझसे एक्सचेंज कर लो, मेरा बहुत आगे का उसने कोई 15, 17 कुछ ऐसे नंबर बताया, ये नंबर है, आपको एक्सचेंज करना है क्या मेरे साथ? तो मैंने कहा, हाँ, मुझे एक्सचेंज करना है, और मैं फटाफट भाग के चली गई, लाइसेंस ले लिया। अब इस पूरी स्टोरी में मेन बात ये थी कि H-1B और लाइसेंस का आपस में कोई लेना-देना नहीं है। बट गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट हैं कि उन्होंने मेरी इतनी इर्रेलेवेंट बातों का कनेक्शन बनवा के और मुझे हेल्प करा, अ, स्टिल लाइक इवन दो ये बहुत ही इलॉजिकल कॉन्सेप्ट था मेरा, फिर भी उन्होंने मेरी बात सुनी, पूरी तरह से साथ दिया, और वो करवा दिया। फिर ऑब्वियसली मुझे H-1B भी मिल गया। मूविंग ऑन, अम, फिर मैं न्यू जर्सी में ही रह रही थी पूरा टाइम, तो मैं न्यू जर्सी मंदिर वगैरह जाती रहती थी। तो मेरे पापा राकेश चौधरी अंकल हैं, शायद से आप में से कुछ लोगों ने उनका सत्संग सुना होगा। बट तो पापा जब भी आते थे, तो न्यू जर्सी मंदिर में सत्संग करते थे। तो वहाँ पर सत्संग करते हुए शायद से उनको, मुझे ऐसा लगता था उनको मेरे बारे में कुछ बात करनी होती होएगी,
तो इस वजह से वो ना एक सत्संग बार-बार करते थे कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो पापा हर बार गुरुजी को कहते थे ए मेरी कुड़ी है, ए मेरी कुड़ी है और गुरुजी ऐसे सर हिला देते थे एंड देन एक दिन गुरुजी ने उनको कहा ये साडी कुड़ी है एंड उसके बाद से पापा ने कभी उनको दोबारा से इंट्रोड्यूस नहीं किया मुझे। तो ये सत्संग पापा हर बार सुनाते थे। तो और हर बार ना मुझे बहुत ऑड लगता था कि पता नहीं क्यों पापा ये बात सुनाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि गुरुजी ने कुछ अ, सोच समझ के बोला था इस चीज़ को या कुछ रीज़न था। मेबी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि पापा बंद बंद करें बार-बार मुझे इंट्रोड्यूस करना या ऐसा। जो भी मतलब मुझे उस पूरी स्टोरी में कोई वो नहीं दिखी थी कि कोई रीज़न था उसके पीछे। तो मैं हमेशा बहुत ऑकवर्ड फ़ील करती थी जब भी पापा वो सत्संग सुनाते थे। बट लास्ट ईयर नवंबर में मेरी शादी थी, तो उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे एक्चुअली में दिखाया कि मतलब वो जेन्युइनली किसी लेवल पे मुझे अपनी कुड़ी की तरह मानते थे। तो हमारी शादी न्यू जर्सी मंदिर में हुई थी। पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन ऑलमोस्ट लाइक 99% संगत वालों ने किया था। हम सिर्फ़ खुद ही अपने आप ही मेहमान मेहमान की तरह पहुँचे थे वहाँ पे। हमें पता ही नहीं था 1 दिन पहले तक कि हो क्या रहा है और कहाँ क्या लगेगा। एंड मेन थिंग वाज़ कि मंडप जो था वो दरबार के अंदर था, जो कि मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मंदिर के अंदर जो वो होता है फेरों का वो लगेगा। बट गुरुजी ने वो भी पॉसिबल करा और बहुत बहुत ब्लेसिंग दी उस टाइम पर एंड बेस्ट थिंग वाज़ कि बहुत सारी संगत ने आके एन्जॉय करा एंड जो संगत आई थी, मैं जब छोटी थी तो जब मैं शादियों पे जाती थी तो मैं नोटिस करती थी कि काफ़ी बार लोग ऐसे सोशल ऑब्लिगेशन के लिए शादियों में जाते थे कि इनकी शादी है, जाना पड़ेगा वगैरह। तो ये बात सिर्फ़ मैंने अपने मन में सोची थी, बट गुरुजी को एक-एक छोटी से छोटी बात पता थी। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब लोग ऐसे सोच के आते हैं कि जाना पड़ेगा, तो ये कितना नेगेटिव सेंटिमेंट है। लाइक खुशी से नहीं आ रहे हैं, ये ऑब्लिगेशन के लिए आ रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट। तो ये सिर्फ़ एक मेरे दिमाग में था। बट जब हमारी शादी हुई तो जितनी संगत आई, उन वो जितने खुश थे, उतनी खुश तो शायद हम लोग खुद भी शायद नहीं थे। तो उनकी खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी-सी बात भी गुरुजी ने मेरी सुन ली थी और वो फुलफ़िल भी करी। उसके बाद अभी फ़रवरी में मेरे भाई की शादी होनी थी, तो हमें H-1B की स्टैम्पिंग के लिए अपॉइंटमेंट्स वग़ैरह नहीं मिल रही थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरा भाई पूछ रहा था कि कब की डेट रखें, कैसे करें? तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, तुम लोग रख लो, जो भी डेट रखनी है तुम डिसाइड कर लो एंड गुरुजी ने चाहा तो हम आ जाएँगे। जैसे आप इमेजिन कर ही सकते हैं, गुरुजी ने चाहा और हम चले गए। उस टाइम पे स्टैम्पिंग की डेट्स बिल्कुल नहीं मिल रही थी बट एक दिन ऐसा आया जब वो इतनी सारी डेट्स खुल गई, इतने सारे स्लॉट्स खुल गए कि हमारे पास ऑप्शंस थे टू डिसाइड कि हमें कौन-सी डेट पे जाना है। एंड इस तरह से मैं अपने भाई की शादी भी अटेंड कर पाई एंड अभी मोस्ट रिसेंटली अ, गुरुजी ने मुझे न्यू जर्सी से कैलिफ़ोर्निया मूव करवा दिया है। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। तो आई एम श्योर कि इसके भी आगे जाके कोई पॉज़िटिव स्टोरी ज़रूर होगी। बट अभी तो मतलब सब कुछ बहुत ही स्मूथली जा रहा है सो फार। बट बस गुरुजी का जितना मर्ज़ी शुकराना करें, कम रहता है और अभी और भी बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे सत्संग हैं बट अ, मैं यहीं पे ही रैप अप करूँगी। तो शुकराना गुरुजी का, शुकराना आप सबका सुनने का
अम, जय गुरु जी।